नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। आज हम समझेंगे कि हमारे समाज की जो गहरी असमानताएं हैं, खासकर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, वो आखिर भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति को किस तरह से आकार देते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जो तय करती हैं कि सत्ता किसके हाथ में होगी और समाज कैसे चलेगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे समीकरण को। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 अहम पहलुओं पर टिकी होगी। सबसे पहले हम लैंगिक मसलों पर नजर डालेंगे, फिर धर्म और सांप्रदायिकता की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जाति और राजनीति का आपस में क्या रिश्ता है और आखिर में इन सब का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से, लैंगिक मसले और समाज में काम का बंटवारा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि असमानता की शुरुआत बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घरों से होती है? और देखिए, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये पूरी तरह से एक पितृ प्रधान समाज की बनाई हुई रूढ़िवादी धारणा है। एक ऐसी व्यवस्था जहां पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है घर के काम का बंटवारा। सच्चाई तो ये है कि एक औसत महिला रोजाना पुरुषों के मुकाबले लगभग 1 घंटा ज्यादा काम करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस घरेलू काम का कोई आर्थिक मूल्य आंका जाता है? बिल्कुल नहीं। बस ये मान लिया जाता है कि घर की चारदीवारी महिलाओं की जिम्मेदारी है और बाहर की दुनिया पुरुषों की। अब जरा जमीनी हकीकत को इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी खाई साफ नजर आ रही है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54% पर अटकी हुई है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है दोस्तों। ये साफ दिखाता है कि आज भी परिवारों में पढ़ाई लिखाई के मामले में बेटों पर ज्यादा निवेश किया जाता है और लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के दरवाजे अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। और इसी भेदभाव का जो सबसे चरम और सच में डराने वाला रूप है, वो है ये आंकड़ा 919। जी हाँ, भारत में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ राज्यों में तो ये आंकड़ा 800 से भी नीचे चला गया है। बेटों की चाहत में जन्म से पहले ही बेटियों को खत्म कर देने की ये मानसिकता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी बहुत बड़ी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इतनी गहरी असमानताएं होंगी तो इसके खिलाफ आवाजें भी उठेंगी। और यहीं से जन्म हुआ नारीवादी आंदोलनों यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट का। इन आंदोलनों की मांग बहुत ही सीधी सी थी। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, उन्हें भी शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले। और सच कहूं तो इन आंदोलनों ने राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। लेकिन क्या राजनीति में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है? जवाब मिला जुला है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2014 के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 12% है। राज्य विधानसभाओं में तो हालत और भी खराब है, 5% से भी कम। पर हाँ, जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव जरूर आया है। हमारी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ये सच में एक गेम चेंजर रहा है, जहां आज लाखों महिलाएं अपने नेतृत्व क्षमता साबित कर रही हैं। चलिए अब घर की चौखट से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे पहलू की, धर्म, सांप्रदायिकता और हमारा समाज। सामुदायिक स्तर पर धर्म की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी किसी एक धर्म या सांप्रदायिक पहचान की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे उन नैतिक मूल्यों की जो हर धर्म में सिखाए जाते हैं। उनका सीधा सा मतलब था कि हमारी राजनीति को उन्हीं नैतिकता और मूल्यों के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब धर्म नैतिकता की राह छोड़कर सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। सांप्रदायिकता एक बेहद खतरनाक विचारधारा है। इसमें लोग ये मान बैठते हैं कि धर्म ही राष्ट्र का एकमात्र आधार है और उनका धर्म बाकी सबसे श्रेष्ठ है। नतीजा, एक समुदाय की मांगें दूसरे के खिलाफ खड़ी कर दी जाती हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश की एकता के लिए इससे बड़ा खतरा शायद ही कोई और हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि राजनीति में ये सब कैसे दिखता है, तो इसके कई रूप हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में धार्मिक पूर्वाग्रहों से शुरू होता है, फिर चुनावों के वक्त पवित्र प्रतीकों और भावनात्मक बातों का इस्तेमाल करके वोट मांगे जाते हैं। बात चाहे बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व कायम करने की हो या अल्पसंख्यक समुदाय की अलग होने की इच्छा की।
इसका सबसे भयानक और दर्दनाक परिणाम हमें सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के रूप में ही देखने को मिलता है। इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा रास्ता चुना, धर्मनिरपेक्ष शासन, यानी एक सेक्युलर स्टेट। देखिए, सांप्रदायिकता जहां एक धर्म को दूसरे से ऊपर रखती है और भेदभाव करती है, वहीं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सब बराबर हैं। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ हर एक नागरिक को पूरी आज़ादी है कि वो जिस भी धर्म को चाहे मान सकता है। अब हम पहुंचते हैं आज के तीसरे और शायद सबसे अनूठे मुद्दे पर, जाति और राजनीति। देखिए, स्त्री पुरुष का भेद या धर्म के आधार पर बंटवारा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ये जो जाति व्यवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज की सच्चाई है। ये मूल रूप से काम का एक ऐसा बंटवारा है जो इंसान के जन्म से तय हो जाता है। सदियों से इसे कड़े रीति रिवाजों और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं के जरिए समाज पर थोपा गया, और इसी भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे महान समाज सुधारकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो क्या आज भी सब कुछ वैसा ही है? जी नहीं, वक्त के साथ बड़े बदलाव आए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जो समाज सुधार आंदोलन हुए, उन्होंने इसकी जड़ें हिलाईं। फिर संविधान ने छुआछूत पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, और जैसे जैसे शहर बसे, आर्थिक विकास हुआ, लोग पढ़े लिखे, वैसे वैसे पुरानी मानसिकता और जाति की ये दीवारें काफी हद तक कमजोर पड़ने लगी। पर क्या राजनीति के मैदान से जाति पूरी तरह गायब हो गई? बिल्कुल नहीं। आज भी हम वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। चुनाव आते ही पार्टियां उस इलाके की जातिगत आबादी देखकर ही अपना उम्मीदवार चुनती हैं। जातियों की भावनाओं को उकसाया जाता है, नए नए राजनीतिक गठबंधन बनते हैं। लेकिन रुकिए, इसका एक दूसरा और सशक्त पहलू भी है। इसी लोकतांत्रिक राजनीति ने दलितों और पिछड़ी जातियों को एक मजबूत मंच भी दिया है, ताकि वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग सकें और अपनी आवाज उठा सकें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? लोकतंत्र पर इसका क्या परिणाम होता है? आइए देखते हैं। हमारी ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या समाज के ये बंटवारे हमेशा हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा ही होते हैं? जरा सोचिए, एक तरफ जहां सांप्रदायिक राजनीति देश की एकता को खतरे में डाल देती है, वहीं दूसरी तरफ लैंगिक और जातिगत राजनीति ने ही सदियों से दबे कुचले और शोषित वर्गों को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया है। तो लोकतंत्र सच में कोई सीधी रेखा नहीं है, ये बहुत जटिल है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।